नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज हम आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन करें या सबसे बड़ी मुहिम करें, उसकी शुरुआत करें। हमारा सवाल है, जब देश एक है तो हर नागरिक के लिए कानून एक जैसा क्यों नहीं? जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म की आड़ में निजी कानून क्यों चलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म, हर धर्म संप्रदाय में महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। इस 7 अक्टूबर को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के तरीकों को लेकर देश की जनता से राय भी मांगी। 45 दिन के भीतर आप अपने जवाब लॉ कमीशन को दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, एक ऐसा कानून जो धर्म से ऊपर हो, एक ऐसा कानून जो हर नागरिक को, हर धर्म की महिलाओं को एक जैसा अधिकार दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉज के तहत करते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है, जबकि संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी धर्म को मानने और प्रचार करने की छूट है। आर्टिकल 25 वो ढाल है जिसके पीछे तमाम पर्सनल लॉज छुपे हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में साफ कहा कि अगर संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच टकराव की स्थिति बनी तो आर्टिकल 14 को प्राथमिकता दी जाएगी। इस देश को आजाद हुए 70 साल हो रहे। इन 70 सालों में हमारे जीने का तरीका बदल गया। लैंडलाइन की जगह मोबाइल आ गया, चिट्ठी की जगह ईमेल ने ले ली। हम 21वीं सदी को भारत की सदी बता रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून लागू नहीं कर सके। ये वही देश है और ये वही हम आप हैं जो देश के हर नागरिक के लिए समान कर वाले जीएसटी कानून पर मुहर लगाते हैं, लेकिन देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार देने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड से डर जाते हैं। क्यों? आज की बहस इसी पर। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। 21वीं सदी में महिलाओं की और हमारे देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मकसद ये होगा कि पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं से इंटरफेयर किया जाए। या तो हमारा कानून को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें तो हम मुतमईन होंगे। कभी ट्रिपल तलाक को लेके, कभी कॉमन सिविल कोड को लेके सरकार अपनी मंशा जो है मन में, वो पर्सनल लॉ को ख़त्म करने का, ये हिंदू लॉ देश में लागू करना, ये उनका गुप्त एजेंडा है। खतरनाक बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं के नाम को लेकर अपना यूनिफॉर्म कोड को थोपना चाह रही है, इसलिए उसका पूरा खतरा है। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए कानून क्यों नहीं एक समान? यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सभी धर्म के पंथ के ये लीडर्स को एक ही टेबल पे लेके या गवर्नमेंट आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपने मुल्क में नाफिज हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। लॉ कमीशन 7 अक्टूबर से देश के नागरिकों से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के तरीकों को लेकर राय मांग रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रखा ये फॉर्म आपके और हमारे लिए है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम जनता से राय मांगी गई है। 16 सवालों के साथ ये क्वेश्चनेयर तैयार करके इसमें ये पूछा गया है कि सभी धर्मों को लेकर देश में एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए संपत्ति, शादी,
तलाक और इस तरह के अलग अलग मसलों पर विस्तृत क्वेश्चनर हैं, अलग अलग तरह के सवाल हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए जो अलग अलग मसले हैं उन सबको लेकर अलग अलग तरह से सवाल पूछे गए हैं। इस्लामिक तौर पर जो है जो मानते आ रहे हैं हम लोग वही मानेंगे। जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजारते हुए आ रहे वैसे ही हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये अलग अलग की जगह है, हर धर्म के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। इससे हर नागरिक को फ़ायदा भी होगा, हर महिला को भी फ़ायदा होगा और कोई धर्म की आड़ में किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकता है। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का हमारा पहला सवाल, जब देश एक तो कानून एक क्यों नहीं? दूसरा सवाल, देश शरिया से चलेगा या संविधान से? तीसरा सवाल, निजी कानूनों की गुलामी से देश को आजादी कब? और चौथा सवाल, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना हमारे देश के संविधान का विरोध करना नहीं है? तो आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें हमने कांग्रेस को भी इस चर्चा में न्योता दिया था, लेकिन उनका कहना था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते। मौलाना मसूदुल हसन काज़मी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। नाइश हसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर इक्तिदार मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। तारिक फतेह हमारे साथ हैं जो कि कॉलमिस्ट हैं, टोरंटो सन के, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। आप सबका आज ताल ठोके में स्वागत है। संबित पात्रा, जो बात अदालत में सरकार ने कही, और साथ में आपको बता दूं मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेश रंजन भी आ गए जो पिछले लंबे समय से कानून को कवर करते रहे हैं, वो इस मामले में जो पेच है उस पर भी और रोशनी डालेंगे हमारे साथ। संबित पात्रा, जो बात अदालत में सरकार कहती है, जो बात भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं, जो बात लॉ कमीशन एक सर्वे के जरिए लोगों से पूछता है, आज उस बात को हम एक बड़े मंच पर खुली बहस के लिए लेकर आए। लेकिन क्या सरकार अब पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, मन बना चुकी है कि इस देश में एक ही कानून हो? देखिए, जहाँ तक सरकार का विषय है वो सरकार ही बोल पाएगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में क्या लिखा था वो मैं पढ़ दूंगा तो तर्कसंगत भी रहेगा। बीजेपी believes that there cannot be gender equality till such time India adopts a uniform civil code which protects the rights of all women, and the BJP reiterates its stand to draft a uniform civil code drawing upon the best traditions and harmonizing them with modern times। मतलब अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ से ही कहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसमें धर्म का विषय नहीं है, जेंडर इक्वालिटी, ताकि महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार से भिन्न भिन्न डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। और एक सभी रिलीजन से, मैं बाइट सुन रहा था, कुछ धर्मगुरुओं को कहना था कि नहीं, या तो आप पूरी तरह से हमारे धर्म को ही जो शरिया कानून है वही मान लीजिए, या तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाइए। हमारा मानना है कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल, जो इस्लाम में सबसे अच्छा है वो इस्लाम से लिया जाए, जो किसी और धर्म में अच्छा है वो लिया जाए, और इन कॉन्सोनेंस विद मॉडर्न टाइम, मतलब जो अभी मॉडर्निटी है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्रेसिव नेशन की ओर बढ़े, एक प्रगतिशील राष्ट्र की ओर बढ़े, ये हमारा ध्येय है। और इसी बाबत भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए, मैं 10 सेकंड और लेता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्टता से कहा है कि हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है, भारत का संविधान है, और भारत का संविधान ही कहती है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक ही कानून हो जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ठीक, संबित पात्रा। नाइश हसन, मुस्लिम महिलाएं जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं, जो 3 तलाक से आज़ादी चाहती हैं, वो सहमत है इस बात से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, भले हमको आज़ादी मिले 3 तलाक से? देखिए रोहित जी, ये मसला बहुत बड़ा मसला है, ये मुसलमान औरत का ही सवाल नहीं है। हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये बहस
किस लिए शुरू हुई थी? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इसलिए शुरू हुई थी कि औरतें हिंदुस्तान की घर के भीतर पिस रही हैं और वो न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, तो उनको न्याय मिले जो किसी भी धर्म की पुस्तक से ऊपर हो, जो एक भारत की औरत होने के नाते न्याय मिले। 1971 में पूना में बड़ा सम्मेलन हुआ था जिस पे एक बड़ा समर्थन इसको दिया गया था। सवाल ये है कि इसका ताल्लुक जो देखा जाता है कि ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का तुष्टीकरण या राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हम एक हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी बहस की शुरुआत इंसाफ से शुरू हुई थी और इंसाफ पे केंद्रित होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर इसके केंद्र से औरत गायब हो गई। जिस औरत की लड़ाई के लिए ये आई थी बात, वो केंद्र से औरत गायब हो गई। सारे धर्म के लोग सामने आ गए, औरत का मुद्दा रह गया। अगर देखिए लैंगिक समानता पे आधारित कोई कानून आता है, वैकल्पिक तौर पे भी आता है, तो उसका स्वागत करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं मुसलमान साथियों से ये कहना जरूर चाहूंगी कि आप इनसिक्योर मत होइए, आने दीजिए, कोई दस्तावेज आने दीजिए, बहस तो उसके बाद होगी ना। आप अपने आप को इनसिक्योर कभी मत फील कीजिए। ठीक है मौलाना साहब, इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? देखिए जना, आपने इनको टाइम दिया, ऐसे मुझे भी सेटिस्फैक्टरी टाइम दिया। जी जी, ये कह रही हैं, इसमें ये सच्ची बात है, ये महिलाओं के लिए आप बात कर रही हैं, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए आप बात कर रही हो, जिनका इस्लाम आप छीनना चाहते हो, वो है ही नहीं। ये मुस्लिम महिला जो आंदोलन है, ये रियल स्टेक होल्डर नहीं है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, और अभी जी न्यूज़ के सामने मुस्लिम बहुल एरियो में मुस्लिम औरतों से पूछिए क्या वो शरिया चाहती हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती हैं। आप उनसे पूछिए। आप चंद लोगों से जो प्लांटेड लोग हैं उनको खड़ा करके, और पूरे देश में 2 साल से रियल इश्यू से तवज्जो हटाई जा रही है, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। और जो रियल स्टेक होल्डर हैं, जिनके मामले पर आप बात करना चाहते हो, उनको एक तरफ कर दिया, उन औरतों से आप बात कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, आप सिर्फ यूनिफॉर्म की क्यों बात करते हो? यूनिफॉर्म ला तो शराबबंदी पर भी होना चाहिए, जिसका हमारे देश का संविधान कह रहा है। यूनिफॉर्म कानून तो आप गाय प्रोटेक्शन पर भी लेके आइए, जिसकी वजह से, जिसका ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं, इनके उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में गाँव की हिफाजत के लिए भी है, उसके लिए क्यों नहीं लाते? इसलिए कि एक खास कम्युनिटी को आप कत्ल करने के लिए या उसको टारगेट करने के लिए इसको जिंदा रखना चाहते हो। मेरा सवाल ये है कि मैं अगर फर्ज करो, मैं ये पूछूं आपसे कि भाई काऊ के प्रोटेक्शन पर के नाम से कुछ गांव रक्षक दल के लोग पूरे देश में लोगों को जाने ले रहे हैं, मार रहे हैं, तो मेरा सुनिए, मुझे कहने दीजिए, मैं उसी में आ रहा हूँ, तो उसकी वजह से इसको खत्म कर दिया जाए और हिंदू भाइयों से कहा जाए कि आप गाय को अपनी मां मत मानो, तो क्या कोई माना जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये गलत है। इसलिए यही कहा जाएगा कि उससे रोक के दूसरे कानून लाए जाए। सुन लीजिए ना, आपको पता था कि आप जो बोलने वाले हैं उसमें तर्क नहीं है, इसलिए आपको टोका जाएगा, तो आप पहले विक्टिम लेकर लगे थे। आप जवाब नहीं दे रहे। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, जवाब मुझे नहीं देना, जवाब देने आप लोग आए। क्या यूनिफॉर्म जवाब दे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए क्या एजुकेशन में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है? नहीं। आगे बढ़े। क्या नौकरी में यूनिफॉर्म आगे बढ़े है? नहीं। आगे बढ़े। इसलिए नहीं कि उसमें हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं है, इसलिए सरकार नहीं आ रही है। मौलाना साहब, अकेले मुसलमान का हित तो नहीं टकरा रहा है जी, सिखों का भी कोई हित टकराता होगा, खाप पंचायतों को भी बुरा लगेगा, उनके भी हित चिंते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो। इसलिए वो आपत्ति नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, रोहित जी मौलाना पूरा सवाल तो जाने दीजिए, डिबेट कर लीजिए, जरा पूरा सवाल हो जाने दीजिए। तारिक फतेह, ये चक्कर क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि कोई डिबेट होती है कि साहब आप बकरे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, तो एक मौलाना साहब आके कहते हैं आप भिंडी भी तो काटते हैं। यहाँ पर बहस हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो ये कह रहे हैं कि आप गौकशी पर कानून क्यों नहीं ला रहे? भाई असली मुद्दे पर बात करने से कतराते क्यों, भागते क्यों? मार काट उसके नाम पे हो रहा है, देश को नुकसान इससे हो रहा है, देश पर इस मामले पर रहा है। अच्छा चिल्लाइए नहीं, आराम से बोलेंगे तो भी आपकी आवाज सुनिए। आप जो बायस बात कर रहे हो, भाई मौलाना साहब बायस, आप टोपी दाढ़ी लगा के नहीं है, मैं बायस हो गया। टोपी दाढ़ी बात कर रहे हो, छोड़ दीजिए, आदमी को यहाँ बिठा के ला रहे हो। हमारे अब आप पाकिस्तानी आदमी हमारे देश को
कानून बताएगा? देखिए, ये सुनिए, शर्मनाक बात है। बताएगा। पाकिस्तानी मूल का आदमी हमारे देश को कानून बताएगा? क्या इतना पूरे देश की मौलाना, तब आपको बुरा नहीं लगता, तब आपको बुरा नहीं लगता जब रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप इस देश में दंगे होते हुए देखते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? उनके लिए नारे लगाते हैं, पैरवी कर देते हैं, बुरा नहीं लगता? यहाँ आपको ये लग रहा है कि दुनिया की बात क्यों हो रही है? लोग फेक उस पर फेक फुटेज चला देते हैं। मौलाना, उनकी बात सुन लीजिए, नहीं, मुझे इस बात पर इस बात पर मौलाना ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। विदेशी मूल के लोगों को मौलाना, अगर कानून बनाने में विदेशी मूल के लोग इस देश में किस किस पद तक गए आपको पता है या मैं बताऊं? इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए, इस बात पे रहिए केवल। मैं कहने इनके लिए जरा पानी लाएं, ठंडा पानी लाएं। मौलाना, इज्जत करता हूँ, इज्जत करते तो बात सुन लीजिए। लेकिन पाकिस्तानी मूल के अगर आप हमारे देश के कानून में दखलंदाजी करने जाएगी, इससे ज्यादा बड़ा बुरा दिन होगा। अगर आप ये मस्जिद नहीं है जहाँ आप किसी को रोक सकें, अगर आप मस्जिद नहीं करके आए हैं कि आपको बोलने नहीं देना और चिल्लाना, इनको लोग चले जाते हैं यहाँ से। आप अकेले बोलिए, तकरीर कीजिए, समझ लीजिएगा मस्जिद में बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हम चले जाते हैं सब लोग यहाँ से। क्या विदेशी मूल के लोग आज यहाँ पर कानून? आप बिल्कुल, आप उनके बात जब आपने भेज दिया हिंदुस्तान को तो बाकी क्या रहा? तारिक फतेह बोलिए। देखें, सीधी बात है, मौलानाओं को और मदरसा चलाने वालों को डर ये लगा हुआ है कि जिन औरतों को इन्होंने दबा के काले कफन के अंदर बंद रखा हुआ है और कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पे अजाब लगेगा और तुम हिंदुस्तान के 9 मुसलमान लोगों के सामने बिल्कुल बेपर्दा ना जाओ, और तुम 15-15 साल की 13-13 साल की बच्चियों को, आने वाले अरब जो आ रहे हैं यहाँ से बच्चियाँ उठा के जा रहे हैं, वहाँ जाओ। चाइल्ड मैरिज, हर किस्म का जुल्म जो इस वक्त मुसलमान औरत पे हो रहा है, वो मुसलमान मुल्ला लीडरशिप और मॉस्क इस्टेब्लिशमेंट के हाथों हो रहा है। हमारे देश मेरी में बात नहीं है, बात करें, पाकिस्तान में हो खामोश होता है। आपकी बात कर रहा हूँ, आपके आपकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आप आए हो, अरे आपने बनाया पाकिस्तान। और मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति है कि इस तरह के लोगों को हमारे देश में बुलाया जा रहा है, कहीं स्लीपर सेल कायम नहीं किए जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है स्लीपर। मुझे डेविड हेडली याद आ जाते हैं, इस तरह के लोग जब पाकिस्तान से बुलाए जाते हैं, रखे जाते हैं। मौलाना साहब, अगर आप ये तय करके आए हैं कि आप ये चेहरा पेश करके जाएंगे कि इस देश का मुसलमान वही है जो आप पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चर्चा खत्म कर देनी चाहिए। फिर बहस ही किस बात की है? आपने तो अदालत में कह दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या हो सकती है। तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठेगा। अदालती कार्रवाई होगी तो महिला की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी, उस पर सवाल उठेंगे। कानूनन दूसरी पत्नी रखना, इससे बेहतर है कि आदमी कहीं बाहर जाए, किसी दूसरी औरत के साथ रहे। चले जाए, बहुविवाह प्रथा समाज की जरूरत है। कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। अगर आप एक बात मौलाना, उनको पूरा करने देंगे आप? जी आप जिन लोगों को आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, नहीं मुझसे कर, आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, मैं इसलिए कह रहा हूं। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, रोहित क्या, एक सेकंड सर इंटरव्यू कीजिएगा, पहले इधर से पूरा हो जाने दीजिए सर, बात तो कर लेने दें प्लीज। जिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को शरिया चाहिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक शरिया का पाकिस्तान बनाया था। आपके कुछ रिश्तेदार गए थे, आप उनके पीछे चले जाए। नहीं भैया, आप छोड़ें, दोनों तरफ से खा रहे हैं आप। हज की सब्सिडी भी ले रहे हैं जो हराम है, और हज भी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से लूट रहे हैं। हम नहीं, आप जाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं जा सकते तो सोमालिया नहीं जा सकते तो सऊदी अरेबिया, अगर वहां भी आपकी बदनसीबी है तो नाइजीरिया चले जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ शरिया मिलेगा। आप जितनी औरतों की पिटाई करना चाहते हैं आप करिए, जितनी अपनी बेटियों को आप ऑनर किलिंग कर सकते हैं कर लें, आपको खुली इजाजत होगी। हिंदुस्तान विदेशी पाकिस्तानी हमें बाहर भेज, अरे हम भेज रहे हैं आपको। सुनिए 5000 साल से जिस शख्स को दरियाए सिंध पे पैदा होने वाले आदमी को कहे नॉन हिंदुस्तानी, वो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। मोहम्मद अली जिन्ना आपका बाप है जिसने आपको बताया कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। सर मैं चाहता हूं वापस इस विषय पे आइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है? और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है रोहित, तो केवल रोहित क्या हमें भी बोलने का मौका मिलेगा? इक्तदार आप ही के पास आ रहा हूं, इक्तदार खान साहब आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल मेरा आप ही से है कि भाई केवल मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि हमारा हक मारा जाएगा, सिखों को क्यों नहीं लग रहा? क्रिश्चियंस ने अब तक इसके लिए कोई विरोध की आवाज क्यों नहीं उठाई? वो खाप पंचायतें क्यों नहीं उठ के आ खड़ी हुई कि साहब हमारे अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं आप लोग? मैं बोलूं? हाँ, जवाब आप इसे पूछ रहा हूं। अच्छा, एक तो जरा सा मैं ये जानना चाहता था कि मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे,
ये किस हैसियत में आप लोग इन्हें पसंद करते हैं? ना तो ये हिंदुस्तानी है, मेरी शक्ल और ये अच्छी है, ना मुसलमान है जो आपको बदसूरत होने से मैं क्या इक़्तिदार साहब, और देश को तोड़ने की बात भी करते हैं। नहीं, मुझे आप क्या चेहरा पेश कर रहे हैं? आप जानते हैं? मुझे ये बताइए कि जो शख्स बोलिए। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहे थे कि आपको नहीं पता, तो झूठ बोल रहे थे आप, फिर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे उस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं ना, कौन सा इस्लाम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं आप। रोहित साहब कौन बोल रहे हैं बीच में? आपको नहीं पता कौन बोल रहा है? मैं किसी ऐसे आदमी से बात करना ही नहीं चाहता तो आप झूठ बोले, आपस में लड़वाना चाहता है। ये तारिक फतेह होंगे जो मुझे लगता है किसी तरह से एजेंट बन के भेजेगा इंडिया में, जो हमें हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, जिन्हें ABCD नहीं आती, जो इस्लाम के नाम पे जानते नहीं, हाय हाय करते रहो, चार बीवियां रखने का क्या शौक है? आप सीना कूटते अरे साहब, 4 बीवियां रखने का क्या शौक है? हिंदुस्तानी है, क्यों 4 बीवियां रखना है आपको? एक से काम नहीं बनता आपका। नहीं, एक से नहीं बनता। आप बिल्कुल ना बोलिए। मैं लौंडिया में मान लीजिए आप बिल्कुल शरिया में लौंडियों की इजाजत है। इन्हें तमीज सिखाइए, रोहित इन्हें तमीज सिखाइए कि कहीं बोलते होते हैं तो बीच में नहीं बोलते ही। इक़्तिदार साहब, आप प्रोफेसर हैं ना, इन्हें बताइए कि बीच में पढ़ाते हैं ना। इक़्तिदार साहब, आप तो पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटी में, आप लॉजिक पे बात करने के बजाय आप इस पे उलझ रहे हैं कि आपने इनको क्यों बुलाया। अब कल को ये पूछेंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया, फिर कोई ना बोले, वापस लाना पड़ेगा। आप वापस मुद्दे पे आइए ना इक़्तिदार साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिए। मैं आ रहा हूँ। तो कहां से घूम के आ रहे हैं सर? सीधे आइए ना। नाहिद की सुनी बातें, मैं नाहिद की बात सुनी, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैंने मौलाना मकसूद कासमी को भी सुना, उनसे भी किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं मैं। और हमारे दोस्त सीनियर डॉक्टर संपीत पात्रा साहब, वो भी अपनी बात अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से कह रहे थे। देखिए, मैं आपको मालूम है किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आपने मुझे मदऊ किया है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की, उसको प्रचार करने की हमें आज्ञा दी थी, और उसी के ज़रिए से आज हम तकरीबन 69 ईयर्स होने जा रहे हैं। हम पीछे नहीं गए, हमने दुनिया में अब अपनी पोजीशन टॉप लीडरशिप में पहुंचा दी है। बाज़ एरियो में हम नंबर 1 पे हैं, बाज़ जगह अंडर 5 में आते हैं। तो हमें ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिहाज से दिए, तो उसमें जहाँ तक कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूँ वो कोर्ट का अपना व्यू है। ठीक है। कोर्ट के मामले में जैसे अभी मकसूद ने कहा कि भाई उन खवातीन जो, सुन लीजिए पूरी बात, खवातीन जो इससे मुतासिर है, हमें उनसे भी नजरिया लेना चाहिए, ना कि किसी कनाडा से आए हुए आदमी का नजरिया लेना चाहिए। तो कोर्ट ने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, इक़्तिदार साहब, आप आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करने, आप डिस्कस कर रहे हैं तारिक फतेह को। सर, मेरा बड़ा सीधा सा कहना है इक़्तिदार साहब, जैसे आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी इस्लामिक स्कॉलर है ना। मैंने आपकी डिग्री चेक की, ना मैंने इनकी डिग्री चेक की। नहीं है, ये नहीं है। आप दोनों इस्लामिक स्कॉलर्स हैं मेरी नजर में, और मैं आप दोनों को एक बराबर तोलता हूं। इसलिए आप कम से कम किसी मेहमान पर इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते। बस अगर आप मुद्दे पे बात करें तो करिए, वरना आप नमस्ते करके जाने के लिए आजाद हैं। भारत सरकार का, मैंने कहा, आप अगर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप चर्चा में हैं, तो आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है, सुनिए, तो आप अच्छा सुनिए, कान से निकाल दीजिए ईयरफोन और बैठ के टीवी देखिए आराम से। आप सुनना नहीं चाह रहे ना, सुनिए। अरे सुनिए, ऐसी बात मत कीजिए, सुनिए पूरी बात। आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का, में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपसे समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का। नहीं, आप सुनिए, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आप बोल के बीच में बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे की बात, पूरी बात मैं ये कह रहा था कि मजहबी, अब सुन तो लीजिए पूरी, डिबेट में कुछ टॉपिक ही नहीं आ रहा है। मजहबी सुन लीजिए, अरे सुनिए, मैं आ रहा हूं भाई, सुन तो लीजिए। मजहबी मामलात का मामला मजहबी लीडरों का है, कवानीन का मामला हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, मस्जिद और मंदिर में बैठ के सुलझाएं। यहाँ सरकार, कानून, पुलिस, अदालतें घंटियां बजाने के लिए देश में। देखिए, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का आता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं। सुनिए ना, मजहब ने क्या कहा अदालत में जाके, इसको अब मैं सुनाता हूँ। शैलेश रंजन मेरे साथ हैं, देखिए वो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी। मजहब सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनिए, अब आप सुनिए सर, बहुत देर से आप सुना रहे हैं आपको। शैलेश रंजन, तो आप मना कर, अब सुनिए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की आशंका है। तलाक का मामला अदालत में गया तो महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठेगा। कानूनन दूसरी पत्नी रख लेना अवैध संबंध होने से बेहतर है। कोई कोर्ट मुसलमानों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। शैलेश, जरा ये चीज बताइए कि संविधान अगर बना
तो उसमें ये ऐसी व्यवस्था कैसे आ गई, या आ गई तो वो कैसे बदली जा सकती है कि भाई कोई धर्म अपने को संविधान और कानून से ऊपर ही मान बैठे और कहे कि नहीं, कानून संविधान हमारे हिसाब से चलेगा, हम संविधान कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। देखिए रोहित, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं कि पिछले 12 से 15 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 से 4 बार ये बात कही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, और ये बाजाप्ता जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैसी स्थिति में जहां तक कानून में बदलाव की जरूरत है, भारत में संविधान सबसे ऊपर है और उसके हिसाब से 2/3 बहुमत के साथ चीजें पलटी भी जाती है, जैसे शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार ने किया था। उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। जो मान्यवर उसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार देश में जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात को लेकर बार बार ये कह रहा है तो क्या उसमें समीक्षा किए जाने का अधिकार देश की अदालतों या सरकारों को नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है रोहित। इतनी देर में पिछले 25-26 मिनट से चर्चा हो रही है, ये कह रहे हैं कि धार्मिक गुरुओं को जो है इसका फैसला करने का अधिकार दीजिए, अदालतों और संविधान को मत दीजिए, कानून को मत दीजिए। जिस तरीके की चर्चा आपने देखी है, आपको उनसे उम्मीद होती है? नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन आपने स्कॉलर जैसी कोई बात नहीं रखी जिससे जनता लाभ उठाती। और जहाँ तक मजहबी लीडरों का सवाल है, उनकी मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी में जिनका हमने चुनाव किया है, हम वहाँ से अपने लिए हक की मांग करेंगे। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धार्मिक संगठन से हम अपने हक की मांग नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल लीडर है। नहीं, तो पॉलिटिक्स हर इंसान की पॉलिटिक्स है, हमारी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर है, वो रिलीजियस लीडर नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर को चुनता कौन है? जनता चुनती है ना, की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं, लेकिन हम चुनते हैं, आप उससे मत जोड़िए प्लीज। हम चुनते हैं, आप कैसे जोड़ेंगे? प्रॉब्लम है तो हम नहीं, आप कैसे चुनेंगे? मैंने आपको नहीं सिलेक्ट किया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैंने कभी भी आपको वोट देके चुना नहीं है, किसी भी मजहबी लीडर को। जिनको हमने वोट दिया है और जहां से हमारा पूरा संविधान कानून चलता है, हम उनसे सवाल करेंगे। आप अपनी राय रख सकते हैं, आते ही नहीं है। वो मजहबी लीडर अपनी फील्ड में रहते हैं, आप वोट देंगे कैसे? सियासत तो करते हैं, पूरी सियासत बोलने नहीं देंगे। बोलने नहीं देंगे। मैं टीचर हूँ, मैं तो एक्टिविस्ट नहीं हूँ। टीचर है तो कम से कम टीचर की तरह बिहेव तो करिए, या ये समझ बैठे कि क्लास में किसी को बोलने नहीं देंगे। और ये किसी सुन तो लीजिए उनको, कम से कम मोहतरमा बोल रही है। एक बात सुन लीजिए अमित, मुझे तो लगता है आप किसी को नहीं बोलने देते हैं। मजहबों का हक सबको है, आप अपने मजहब को मानिए, पूरा हक है आपको, लेकिन किसी भी किस्म की नाइंसाफी को धर्म का जामा नहीं पहनाया जा सकता। अल्लाह ने, कुरान ने कहीं नहीं कहा है। तो इसलिए नाइंसाफी हटा दीजिए, मजहब मानिए, मजहब मानिए। मैं नहीं कह रही हूँ मजहब मत मानिए। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैंने अपनी बात ही आपके फेवर से शुरू की थी। कैसा आपके साथ है सर? बेइज्जती करने के बाद कैसा आपके साथ है सर? ये ऐसा वाला आपके साथ है? मैं तो आपके साथ हूँ। ये क्या बात? अच्छा, ये इनको कहिए कि इन्हें कमेंट करने की बीच में जरूरत नहीं है, जो हंस के बोल रहे हैं। हाँ, तो आपसे इजाजत लूंगा। हंस के जो बीच में बोल रहे हैं, इनसे कहिए आप कौन हैं सर? पाकिस्तानी कलाकारों को हटाने की बात करते हैं तो आप लोग नारा लगाने खड़े हो जाते हैं। आप इधर बैठा लिया इनको तो कहते हैं कि पाकिस्तानी को बुला लिया। हाय ऐसा रोहित जी, इसलिए मुद्दे पर आइए प्लीज। संबित पात्रा, बाकी लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं। संबित पात्रा से कमेंट ले रहा हूँ। आप लोग चिल्लाते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, किसी की आवाज एयर पे नहीं जाएगी। संबित पात्रा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है सर, आप खुद देख रहे हैं क्या माहौल हो जाता है। बात छिड़ते ही ऐसे लग जाता है जैसे बारूद में चिंगारी डाल दी हो किसी ने। उसके बाद हिम्मत पड़ती है आपके आगे बढ़ने की। और ये तो कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं से फैसला कराइए। अदालत कौन होती है तय करने की? इस देश में कानून कौन चलाएगा? रोहित जी, थोड़ा वक्त दीजिए। कुछ विषय यहाँ रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस पे टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक सरकार का भी स्टैंड जाए और नॉलेज जाए। ये तू मैं इसमें नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ देखिए, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, सभी इस्लामिक स्कॉलर, मैं सबका बहुत इज्जत करता हूँ। बाकी विषय पे हम लड़ सकते हैं, मगर देखिए इस्लाम का भी हम बहुत एहतराम करते हैं, वी रिस्पेक्ट इट। ये इस्लाम और हिंदू का विषय नहीं है। और सब लोग प्लीज स्कॉलर जैसे एक्ट करें, लड़िए मत। नंबर 1, मैं यहाँ कुछ स्पष्टीकरण रखूंगा। देखिए, ये जो कोर्ट में अभी एफिडेविट दिया गया ट्रिपल तलाक के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों चीज़ों को
को मिक्स मत करिए। कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि जो एक पिटीशन था, सायरा बानो का पिटीशन था, उस पिटीशन पे कोर्ट ने सरकार से सरकार की संवैधानिक राय मांगी, जिस कारण से सरकार ने संवैधानिक राय कोर्ट के सामने रखा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वो अलग चीज है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जस्टिस कमीशन ने अभी मांगा है, लॉ कमीशन ने जो मांगा है सुझाव, वो अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके रखने की आवश्यकता है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, आप देखिए अभी जो मौलाना साहब बैठे थे उन्होंने वो गाय वाली चिंता की, उन्होंने कहा कि गाय रक्षकों से कैसे बचाया जाए। मौलाना साहब, इसमें देश को बताने आवश्यकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी मौजूद है। ये जो गौरक्षकों की बात आप कर रहे थे ना कि अगर कोई क्राइम कर दे तो उसके भी यूनिफॉर्मिटी लाइए, वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। कोई किसी की हत्या कर दे तो इस्लाम में या फिर शरिया में होता है कि कोई चोरी करे तो हाथ काट दीजिए, कोई हत्या करे तो उसको चौराहे पे मार दीजिए, वो शरिया लॉ है। मगर इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल, उससे शरिया को कोई इफेक्ट, इस्लाम पे कोई खतरा नहीं आया। और ये सिविल लॉ है जिसमें कि मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, ये विषय आते हैं, तो इनको अलग अलग रखिए। तीसरी बात है, यहाँ तारिक फतेह जी पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। मेरा सवाल एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, मैं सर कंप्लीट कर लूं। अब बहुत देर से आप लोगों को सुन रहा था, प्लीज सुन लीजिए। मौलाना साहब, एक मौलाना है आप, मौलाना को बहुत गंभीरता रखनी चाहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, सुन लीजिए। तारिक फतेह हो, आप हो, मैं हूं, यहां स्कॉलरली डिस्कशन हो रहा है। कंट्रीज की बाउंड्री को छोड़िए, देखिए 10 इस्लामिक नेशन ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि पाकिस्तान में पॉलीगमी और यूनिफॉर्म सिविल और ट्रिपल तलाक के मामले में आर्बिट्रेशन है। ठीक है, आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते हैं, आप पॉलीगमी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी, वो इस्लामिक नेशन है, मगर वहां तो सरिया हर्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर भी यहां बैठे तो मुझे लगता है हमें स्कॉलरली वे में डिबेट करना चाहिए, तो नहीं करना। ठीक है मौलाना, आप अपनी बात रखें, फिर तारिक साहब आपसे इसी पे मैं सवाल थोड़ा छोटा रखिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और मैं ये समझता हूं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सरकार और आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज़ में हल्दी लगे न फिटकरी, अपने ही मूल के लोगों को खुश करके वोट हासिल कर लें, वो करना चाहते हैं। क्या इस देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है? ये नहीं है। एजुकेशन में यूनिफॉर्म ला की जरूरत है या नहीं है? क्या हमारे देश का संविधान शराबबंदी की बात करता है या नहीं करता है? पूरे देश में शराबबंदी, सिविल लॉ क्या होता है, पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है? आप उल्ट गांव कशी के बारे में आप जब बात को टाल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लाइए, यूनिफॉर्म ला लाइए जिसमें गांव प्रोटेक्शन हो। आप आधे घंटे से उसी जगह खड़े हैं, दुनिया देखिए कहां बढ़ गई। मैं कह रहा हूं इसमें भी यूनिफॉर्म ला के बड़ी जल्दी से, बड़ी चालाकी से उस बात को दबा रहे हो। ठीक क्यों नहीं लाते? आपस में झगड़ा नहीं होगा, समझ में आ गया, इसमें देश में अमन होगा। आपसे कहा जाएगा कि एंटी राइट्स बिल लेकर आइए, तब भी नहीं लाओगे। इसलिए क्या दाल रोटी कुछ पार्टियों की, कुछ लोगों की जो चल रही है वो खत्म हो जाएंगी। सुनिए, एक अच्छी काम की बात पता करते हैं आपके लिए, अब बेहतर समझ बढ़ेगी आपकी समझ उसको जानने के बाद। ये बताइए तारिक फतेह, जो सवाल उन्होंने उठाया, इस्लामिक कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, वहाँ शरिया हर्ट नहीं होता, यहाँ कैसे हो जाएगा? देखें, सबसे पहले तो इस्लामिक कंट्रीज में कहीं जमहूरियत नहीं है, तो ये कंपैरिजन गलत। सिवाय बांग्लादेश के और किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। और बांग्लादेश बजाते खुद एक डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट है जिसका कानून सेक्युलर है, जहाँ सियासत मज़हब के नाम पे करने की इजाज़त ही नहीं है। नंबर 2, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और तमाम यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स ने 1948 का यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स साइन किया है। उसके तहत 2 बड़े अहम कानून हैं जो शरिया के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, जिसमें चॉइस ऑफ रिलीजन and the ability to change religion. It is a fundamental human right. शरिया के मुताबिक जो मुसलमान अपना मजहब बदलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये शरिया की तमाम किताबों में लिखा हुआ है और इसकी इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। और फतवेबाजी जो है, चाहे सलमान रुश्दी पे लगाएं या वो आई थी तस्लीमा नसरीन उस पे लगाएं, ये खुली छुट्टी इनको कि लोगों को इश्तियाल दे के एक गुस्से में ला के कहें कि इस्लाम इज़ इन डेंजर। अगर तो इंडिया सिग्नेटरी है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो यूनिवर्सल सिविल कोड के अलावा और कोई कानून
हो ही नहीं सकता। अगर वो लोग जो शरिया कानून चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया इस चक्कर में कि इस्लामिक स्टेट बने पाकिस्तान की, तो उनको खुली छुट्टी है कि वो उस जगह जाएं जहां इस्लामिक शरिया। ईरान जा सकते हैं, ठीक है, अरेबिया जा सकते हैं, वहाँ इंडिया को खराब ना करें। ठीक है, आप ये सलाह देते हैं, फिर मुझे लगता है आपके लिए फतवा आ जाएगा कोई। छोड़ दीजिए ना। मैं तो फिर कह रहा हूं मौलाना साहब, मैं जो आदमी देश के भारत को बांटने की बात करता है वो देश का हितैषी कैसे हो सकता है? सुनिए मौलाना, कोई साजिश हो सकती है इसके अंदर। मौलाना आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए ना, आपसे कोई मांग थोड़ी रहा सर्टिफिकेट। आप पर भी हैरत है भाई, आप मुझे भी सर्टिफिकेट दीजिए भाई, ये मेरी बात का जवाब सर्टिफाई कर दीजिए। आपके सर्टिफिकेट ले कौन रहा है? आप सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं जब से आए। जिस काम के लिए आए उसके अलावा सब कर रहे हैं। इसका जवाब दें। मौलाना, जिस काम के लिए आपको बुलाया उसके अलावा सब कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शरिया का पोजीशन डिफेंड करने के लिए देश से मोहब्बत से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है? आपको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। जाने उन्होंने देश को टुकड़े करने की बात कही है, नहीं कही है? ये भाषण किसी और को दीजिएगा। भारत की बात कर रहे हैं, मुझे इसलिए उस पर क्या ताल्लुक है भारत से? क्या आप जवाब दीजिए, आपने कहा है नाम काज़मी है आपका। आपने देश को तोड़ने की बात करी थी, भारत को, मेरे भारत को टोरंटो में बैठ के कही है, नहीं कही है? नाम बदलिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे। मौलाना साहब, आपकी आवाज बंद करूंगा तो भी जाती रहेगी, मेरे माइक से बेहतर होगा या तो लोग टीवी बंद कर देंगे आपको देख के, या फिर मुझे डिबेट बंद कर देनी चाहिए। जो आप कहें तो मैं डिबेट बंद कर देता हूं। आप अपनी बात को आप मेरे मुंह में कहें तो मैं डिबेट बंद कर देता हूं। नाइश हसन उन लाखों मुसलमान औरतों के साथ ये मैसेज लेके जाएं कि इस देश के मौलाना कभी उनके हक की बात नहीं होने देंगे। आप अपनी बात कहें तो मैं बंद करता हूं, मैं अभी बंद करता हूं। और नाइश हसन के साथ लाखों मुसलमान औरतें ये मैसेज लेके जाएं कि इस देश के मौलाना मौलवी कभी उनकी बात, उनके हक की बात नहीं होने देंगे। और नाइश हसन बहुत बहादुर औरत है। नाइश हसन एक बहुत बहादुर औरत है, और एक मुसलमान औरत को इन मौलवियों के सामने खड़े होने में बड़ी जान की बाजी लगानी पड़ती है। ठीक सर। और नाइश जैसी औरतें ही बदलेंगी हिंदुस्तान को। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, स्लीपर सेल के लिए आए हुए हमारे मौलाना इक्तदार खान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलिएगा। तारिक फतेह डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको लगता है क्या शरिया खतरे में आ जाता है? भी तो हाँ, देखिए सीधी सी बात है, खतरा एक अलग चीज है। पहली चीज तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हिंदुस्तान के समझदार नहीं थे उस वक्त? सर, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बदलाव हो चुके हैं? आपको लगता है कि शरिया के अंदर कोई आपको खुद पढ़ाते हैं? अरे पूरी तो याद होगा एक एक बदलाव कैसे कैसे हुआ। अमित, अब मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? अमित मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? अमित सुनोगे नहीं सुनोगे? क्वेश्चनिंग कर रहे हो या मेरी बात, मेरा व्यू चाह रहे हो? पूरा कर लीजिए। अरे अमित मेरी बात सुनोगे? तारिक फतेह साहब का मुंह बंद कर दीजिए, इन्हें मत बोलने दीजिए। नहीं है सर कोई, बोलिए। रोहित, अच्छा रोहित आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए, मैं आपके आदमी को वापस भेज दूं। सर बोलिए। आप बीच में बार बार मुझसे सवाल जवाब करने लगते हैं। मेरी बात पहले ही आपको वापस भेज रहा था, खामोशी से मैं बैठा रहा, सब कुछ सुनता रहा। बात कर रहे हैं आप, मुद्दे की बात कीजिए ना सर, करिए ना। नहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन कहा, मैंने अमेंडमेंट याद दिलाया आपको। पूरा आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेवकूफों ने बनाया था क्या? मैंने अमेंडमेंट याद दिलाया। आप मत दिलाइए मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, आप मुझे मत दिलाइए। देखिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आप बोलने नहीं चाहते, आप चाहते मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बोलूं। सर अब से 40 सेकंड आपके पूरे कोई नहीं बोलेगा बीच में, आप बोलिए। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, थैंक यू रोहित। देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां तक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, देखिए इस मुल्क की खूबसूरती और पहचान इसी में है कि ये एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ किस्म के रंग के फूल हैं। ना तो आप सारों को एक ही रंग में करेंगे तो खूबसूरती आएगी, ना किसी एक फूल को कमज़ोर करेंगे तो आएगी। जहाँ तक आपको लगता है कि शरीयत के हवाले से, मुस्लिम फैसला बोर्ड के हवाले से अगर ख़वातीन के साथ कोई उनका इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालत को या हमारे जो स्कॉलर्स या इस पोजीशन में लीडर्स हैं वो मुस्लिम फैसला बोर्ड को अप्रोच करें कि भाई आप इस पर गौर कीजिए। हिंदुस्तानी माहौल के अंदर हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आता। एक हम एनजीओ को अप्रोच करेंगे, हम देश की बात मैं बोलना शुरू करूंगा तो किसी को बोलने नहीं दूंगा। रोहित मैं बोलने नहीं दूंगा, रोहित मैं बोलने नहीं दूंगा किसी को। फिर अगर मेरे बीच में बोले, मेरे बीच में बोलेंगे मुझे डिस्टर्ब धमकी नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बोलने नहीं दूंगा तो किसी को बोलने नहीं दूंगा।
रोहित मुझे डिस्टर्ब ना करें। दादागिरी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे, आपने मुझे 40 सेकंड दिए थे, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, लोगों को मना कीजिए। हम क्यों जाएं? मैं आपके जवाब के लिए नहीं बैठा हूँ। जवाब दीजिए सर, बताइए ना, जवाब क्यों जाएं? नहीं बैठा हूँ मैं, रोहित है कानून इस और देश अपनी का अपनी बात कहने का सबको हक है। नाइस सेशन। 3 तलाक सही है, नाइस सेशन, रुकिए हम थोड़ा सा, उसके पास क्यों जाएं? ठीक, नाइस जो सेशन, ये कोर्ट में जाके कहता थोड़ा सा है रुकिए। मैं रोहित, मैं आपसे पास आया हूँ, आप एंकर हैं, मैं किसी आपके डिबेटर को जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये देश आपको सुन रहा है, नाइस सेशन, नाइस सेशन, ये देश आपको सुन रहा है। ठीक है, नाइस सेशन, नहीं बिल्कुल सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, आप जिस अंदाज से बोल रही हैं। ये बता दीजिए सर, किस हैसियत से और किस अधिकार से आप चाहते हैं कि अदालतें, कानून, संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरवाजे जाके खड़ा हो, जिसको खुद आधे से ज्यादा मुसलमान नकारा मानते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं मानते। औरतों ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड तोड़ के अलग बना लिया इस देश में। ये सुनिए, ये आप रोहित, आपका व्यू है सर। यहीं बैठ के अदालत को मैंने यहीं बैठ के कितने मुस्लिम धर्मगुरु, कितने मुस्लिम स्कॉलर ये बात कह के गए। आप मुझसे डायलॉग कर रहे हैं या आप मुझसे मेरा व्यू ले रहे हैं? पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप मेरे डायलॉग मुझसे कर रहे हैं या मेरा व्यू ले रहे हैं। बोलिए, पूरी बात बोलिए, पहले ये बता दीजिए सर, पूरी बात बोलिए ना। पूरी बात बोल रहा हूं ना, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप खामोखा अपने अल्फाज कह रहे हैं कि कदमों पे जाए। क्यों जाए कदमों पे? भाई अदालत है, अदालत उस्मा है, चार बहुत कदमों पे जाना होता है। अगर किसी से कोई एडवाइस करे, भला हो सुन के, आप मुझे इजाजत दीजिए जरा। सर वो पूरा कर लें, वो पूरा कर लें, फिर वो बुरा मान जाएंगे। वरना इख्तियार साहब पूरा कीजिए, 30 सेकंड और बोलिएगा। जी पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन डिबेट में एक तरीका होता है रोहित कि क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, आप सुने बैठ के एक मसले को हल करने के लिए बैठे। अगर कोई मसला है सर, मेरा कहना यही है कि अदालत ने इस गंभीरता को देखा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदालत के मामलात बहुत सारे, देखिए आप ऐसे होते हैं कि जहां पर अकायद, मजहबी मामलात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी नज़ाकतों को भी देखना होता है। और खाली ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मसला थोड़ी है। देखिए औरतों के साथ तो हर मजहब के अंदर आप देखिए कहाँ क्या क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जब सिविल कोड होगा, जैसे आपने कहा कि सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सबका मसला है, तमाम की औरतें हैं। तो हम इसको ये क्यों खाली कहें कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम ये कहें कि फिर तमाम मज़ाहिब के जो कोड हैं पर्सनल, उनको बैठ कर गौर करना चाहिए अदालत की एडवाइस पर। अदालत की एडवाइस पर मैं घुटने टेकने या जाने के दरवाजे पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे घर आए या मेरे आपके घर जाऊं तो मेरी आपकी इज्जत थोड़ी खराब होती है। ठीक है सर, मुझे तो खुशी होगी आप मेरे घर आओगे, आपकी इज्जत थोड़ी खराब होगी मैं आपके घर आऊं तो। अगर एक मसले को हल करने के लिए एक पॉजिटिव, ठीक सर, ठीक, आपकी बात रजिस्टर हुई। मैं संबित पात्रा आपसे पहले एक कमेंट शैलेश से लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा आ जाऊं, मैं संबित पात्रा आपसे पहले एक कमेंट शैलेश से लेना चाहता हूं। शैलेश, आप बता रहे थे कितनी बार ऐसे मसले हो चुके हैं जब अदालत ने खुल के इस मामले पे अपनी एडवाइस दी है, पहली चीज, और एपेक्स कोर्ट ने दी है। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि अदालत इस पे एडवाइस दे दे, और जब वो देती है तो क्या हम मानते हैं शाबानो को हमने 500 रुपए देकर उसके पति को छुड़वा दिया। कमाल है। और ये दुनिया भर को हमने मिसाल दी कैसे कानून होते हैं हमारे यहाँ, और इस तरीके से उनकी बखिया उधेड़ते हैं हम खुद बैठ के। पहली बात तो सर एक सेकंड प्लीज, उनको बोलने दीजिए। देखिए रोहित, शैलेश बोलिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर आगे नहीं आई। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आपस में मिल बैठ कर क्यों नहीं इसको डिस्कस करते। आज की तारीख में मुझे कभी नहीं याद है कि इस तरह का डिस्कशन हुआ हो और इस अदालत में लोग पहुंचे हो कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। मैं एक बात और याद दिला दूं कि आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर पूछा है सरकार से कि आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना लागू हो, और उसी की प्रक्रिया है जिसके तहत लॉ कमीशन ने ये सवाल पूछे हैं। ठीक है, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी लेकर बैठक कर रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड्स बैठक कर ले रहे हैं। ठीक है, संबित पात्रा लास्ट 40 सेकंड में बोल पाए तो प्लीज। नहीं, इसमें सिर्फ पॉलिटिकली पार्टी क्यों, तमाम धर्म के गुरुओं को भी तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के साथ बैठना चाहिए ना, सबको मिलकर। सर संबित पात्रा प्लीज बोल, संबित पात्रा प्लीज बोल लेता हूं। देखिए ये कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। पहली बात तो कि इंडिया में घर से निकाल एक सेकंड संबित पात्रा रास्ता बताइएगा। मैं बोल लूं प्लीज। ठीक, देखिए इंडिया में
इंडिया में गोवा नामक एक स्थान है, वहाँ पर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से ही, मतलब जब से गोवा इंडिपेंडेंट हुआ तब से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वहाँ माइनॉरिटीज खुशी खुशी रह रहे हैं। दूसरी बात, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना ट्रिपल तलाक के लिए अपनी राय रखी, उसमें एक राय था, आपने 2 राय बताया, तीसरा राय आपने बताया नहीं, मैं बता दूं। उन्होंने लिखा कि जो पुरुष होता है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर महिला से ज़्यादा होती है, इसलिए पुरुष ही ये राइट रख सकता है, महिला कम इंटेलिजेंट होती है इसलिए पुरुष से वो छोटी है। मैं या भारत का संविधान शायद इसे नहीं मानेगा। अब मौलाना साहब इसे मानते होंगे तो मौलाना साहब को मुबारक, वो इस पे अपनी टिप्पणी देंगे। तीसरी बात, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था ये सुन लीजिए। अंबेडकर जी को तो मानते होंगे। अंबेडकर जी ने कहा था, आई कोट, कि टिल 1937 इंडियन मुस्लिम्स वर रूल्ड बाय द हिंदू कोड लॉ। आफ्टर 1937 मुस्लिम लॉ कैन बी चेंज्ड। मतलब शरिया 1937 तक तो अपवित्र नहीं हो गया, तो स्वाभाविक रूप से ये शरिया का विषय नहीं है। ठीक है, ये बहस आज शुरू हुई है। मौलाना बहस आज शुरू हुई। ये इस देश में समान अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसकी बहस आज से शुरू हुई है। ये बहस यहाँ खत्म नहीं हो रही, यहाँ से आज शुरू हो रही है। मौलाना समय मैं बहुत ओवर हो चुका हूँ। हमारे बहुत से दर्शक तो कह रहे हैं कि 10 बजे तक चलाते हैं। बायस की बात नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास मौलाना, मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है। धार्मिक हम इस पे रोज डिबेट करेंगे, आपको रोज बुलाएंगे, आप रोज आइएगा, रोज आइएगा। समय खत्म हो चुका है, चर्चा का समय खत्म हो चुका है, माफी चाहते हैं, आगे इस पर कमेंट नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है, आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ लॉ कमीशन ने जो सर्वे किया है, आप सीधे उसका हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए।